नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग व्यंजन संधि का अंतिम क्लास कवर करेंगे और उसके साथ विसर्ग संधि को स्टार्ट करेंगे। विसर्ग संधि भी पूरे नियमों से घिरा हुआ है। आज हम लोग व्यंजन संधि में पहले के 17 प्रकार पढ़ चुके हैं और उस पे आधारित उदाहरणों को भी देखे। आज 18वें नियम से मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, यहां पर आपको जो 18वां नियम दिख रहा है वो डायरेक्ट एग्जाम में आपको शब्द के रूप में पूछा जाता है। जैसे कि युवावस्था है। अब युवा प्लस अवस्था करके आप दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण मान लोगे इसको। तो यहीं पर है, युवा प्लस अवस्था करके इसको क्या करोगे, विच्छेद करोगे ना। अगर आपको डायरेक्ट आप बिना पढ़े जा रहे हो और युवा अवस्था को आपको दे दिया कि कौन से संधि का उदाहरण है ये करके, तो आप इसको संधि विच्छेद अगर कर भी रहे हो तो आप करोगे इसको युवा प्लस अवस्था। अब युवा में व में क्या आया है, आ की मात्रा। अवस्था में क्या आया है, अ की मात्रा। आ और अ मतलब कि स्वर और स्वर का मेल हो रहा है, स्वर और स्वर का मेल हो रहा है। और क्या उत्पन्न हो रहा है, युवा, आ ही उत्पन्न हुआ ना, आ प्लस आ उत्पन्न हुआ। और हम लोग पढ़े थे दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, याद कीजिए। दीर्घ स्वर संधि में जो उसके लक्षण पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे आ ई उ री। तो आप फिर अगर इसको प्रैक्टिस करके नहीं गए हो तो आप इसको उदाहरण किसका समझ लोगे कि ये दीर्घ स्वर संधि का एक उदाहरण है करके, और आप आंसर वहां पे लगा दोगे दीर्घ स्वर संधि। तो यही सब चीजें इसमें क्या है, खास बातें हैं। मैं यहाँ पे 16 पॉइंट मतलब 16 शब्द लिखा हुआ हूं। उन शब्दों के इधर विच्छेद है और ये स्पेशल वर्ड है। यही एग्जाम में आते हैं आपके। व्यंजन संधि के बारे में अगर आपको यहां से पूछ रहा है तो ये एग्जाम में यही सब चीज आते हैं। क्लास स्टार्ट करता हूं मैं। देखते हैं पहला क्या है। ये 18वां नियम क्या बोल रहा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित ना हो। पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित ना हो और उसके साथ जो जुड़ रहा है तो दूसरा शब्द का पहला वर्ण, दूसरा शब्द कोई भी दूसरा शब्द हो तो दूसरा शब्द तो पहले शब्द का जो स्वर रहित ना है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लोप हो जाता है बोलने का अर्थ यह है कि वो विलुप्त हो जाता है। वो विलुप्त हो गया ना, उसके जगह कोई आएगा नहीं। तो यहां पे क्या हो रहा है, ना का लोप हो रहा है। अब इसके उदाहरणों को देखते हैं कि क्या क्या उदाहरण है अपने पास। जैसे कि एक शब्द है आत्मविश्वास। अब ये पूरा नियम, ये 18वां नियम का जितना भी उदाहरण है उसको आपको रटने की जरूरत है। आत्मविश्वास का संधि विच्छेद होता है आत्मन प्लस विश्वास। ये आपको रटना पड़ेगा, आत्मन प्लस विश्वास। अब नियम के अनुसार क्या है देख लेना। न है तो आत्मन में क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, स्वर रहित न है। उसका संधि हो रहा है किससे, दूसरा शब्द क्या है, विश्वास। तो कोई भी प्रकार का हो ना दूसरा शब्द, दूसरे शब्द पे कोई पाबंदी नहीं है। पहले शब्द पे ये पाबंदी है कि अंतिम वर्ण क्या होगा, अंतिम वर्ण होगा स्वर रहित ना होगा। तब ना का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा मतलब कि गायब हो जाएगा। यहां पर लिखा है आत्मन प्लस विश्वास, तो ना का मैं लोप करूंगा तो आत्मविश्वास बराबर में क्या आएगा, आत्मविश्वास। अर्थात आत्मविश्वास का संधि विच्छेद क्या होता है, आत्मन प्लस विश्वास। ठीक, इतना चीज। फिर क्या है, पक्षी राज है। पक्षी राज का संधि विच्छेद है पक्षिन प्लस राज। पक्षी राज का संधि विच्छेद पक्षिन प्लस राज। ये सभी क्या है, व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। फिर है पक्षी गण, तो पक्षिन प्लस गण होगा। वैसे ये युवा अवस्था, युवन प्लस अवस्था, युवा वाणी, युवन प्लस वाणी। राज ऋषि, राजन प्लस ऋषि है। राजगृह, राजन प्लस गृह होगा। हर बार क्या हो रहा है देख रहे हो, ना का लोप हो रहा है और संधि होने के बाद आपको सिर्फ ना का लोप हुआ शब्द आपको दिख रहा है। ठीक है। स्वामी भक्त, तो स्वामी भक्त। प्राणी मात्र आएगा। प्राणी मात्र का संधि विच्छेद में क्या बोलूंगा, प्राणीन प्लस मात्र। ध्यान देंगे यहाँ पे हलंत लगा हुआ है मतलब कि ये सब क्या है, स्वर रहित ना है।
और जब मैं इसको किसी शब्द में बीच में अगर प्रयोग करता हूं हलंत को, तो फिर उसको किस रूप में, आधा शब्द के रूप में लिखता हूं। ठीक, ऐसा लिखा जाता है। फिर है युवन प्लस राज, क्या होगा, युवराज। युवराज का संधि विच्छेद क्या बोले आप, युवन प्लस राज। युवा आचार्य, तो युवा प्लस युवा आचार्य है तो युवन प्लस आचार्य, ये युवान नहीं होगा, ये युवान प्लस आचार्य नहीं। इसमें क्या है, अब इसको विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो युवा आचार्य है, जबकि इसका संधि विच्छेद आप अगर ना का लोप कर रहे हो तो आप इसको बोलते कि युवान प्लस आचार्य। युवान प्लस आचार्य नहीं होता है, युवन प्लस आचार्य होता है। आत्महंता, तो आत्मन प्लस हंता। मंत्रिमंडल, मंत्रिन प्लस मंडल, ना का लोप करोगे आपको संधि हुआ शब्द मिलेगा। योगिन प्लस ईश्वर, ना का लोप कीजिए, फिर दोनों शब्द को जोड़ दीजिए, योगी और ईश्वर, योगीश्वर। ठीक है, तो योगीश्वर। ठीक, क्या फिर है, यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है, योगीश्वर है तो देखो क्या होगा, योगिन प्लस ईश्वर, इसमें छोटे ई की मात्रा है, जबकि इसमें क्या है, बड़े ई की मात्रा। छोटे ई की मात्रा और बड़े ई की मात्रा क्या बनाएगा, बड़ा ई की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, जो ग में लिखा था उसमें क्या आ जाएगा, बड़े ई की मात्रा, तो योगीश्वर। ठीक है, वैसे सन्यासीन वर्ग, सन्यासीन वर्ग, देखो क्या हुआ है, सन्यासी न वर्ग, तो इस न का तो लोप होगा, लेकिन इस न का लोप नहीं होगा, क्योंकि आप अंतिम वर्ण आपको यहां पे क्या समझ में आ रहा है, स्वर रहित न आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, इसको लोप नहीं करना है, तो ये क्या हो गया, सन्यासीन वर्ग, सन्यासीन वर्ग। ठीक है, अब ये तो हो गया 18वां नियम, ये पूरा रटने वाला है ना, इतने सब चीजों को आपको रट के रखे रहना है। अब रटाएगा कैसे, तो रटने का अर्थ ये नहीं है कि आप बैठ के पढ़ पढ़ के झूल रहे हो, अर्थ ये है कि आप उसको बार बार पढ़ते रहिए और वही शब्द आपके एग्जाम में आते हैं, इस चीज का विशेष ख्याल रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 19वें नियम में चलते हैं, और ये क्या होगा, लास्ट नियम होगा व्यंजन संधि का। इसके बाद विसर्ग संधि स्टार्ट करेंगे और 1-2 क्लास में फिर ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 19वां नियम क्या है, अगर अहन की संधि लिखूं मैं, अहन शब्द के बाद अगर रा आए तो संधि होने के बाद जो शब्द मिलेगा आपको वो उसमें क्या आ जाएगा, अहो शब्द शामिल हो जाएगा। अहन शब्द के बाद अगर रा आए तो अहो में, अब देखो इतना मैं बोला, उसको उदाहरण पढ़ता हूं। अहन है, अहन प्लस रात्रि, रा आया ना, शब्द के बाद क्या मिल गया, र मिल गया, अहन शब्द के बाद र मिल गया। अब ये अहन किस में चेंज हो जाएगा, बोल रहा हूं मैं, नहीं बोल रहा हूं, नियम बोल रहा है कि अहो में, तो अहन की जगह क्या लिख दिए, अहो, रात्रि का रात्रि, तो अहन प्लस रात्रि अहोरात्रि, या उल्टा बोलिए अहोरात्रि या अहोरात्र ना, अहोरात्रि का संधि विच्छेद क्या होगा, अहन प्लस रात्रि। ठीक है, वैसी अहोरात्र का अहन प्लस रात्र, अहो रूप का अहन प्लस रूप, अहो रूप का संधि विच्छेद अहन प्लस रूप, अहन प्लस रूप का संधि क्या होगा, अहो रूप होगा। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको अहो रूप का संधि विच्छेद पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, तो विशेष ख्याल रखिए, यही सब चीज एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप इसको जितने बार पढ़िए उतना कम है। ठीक है, पढ़ते रहिए ताकि वो शब्द आपके दिमाग में छप जाए और उसका विच्छेद कैसे लिखा था बुक में, कैसे आप यहाँ पढ़े हो, उस चीज को ध्यान से रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखो अहन रूप हो गया, ये तो र की बात कर लिया मैं। अब चलते हैं कि र के अलावा तथा र को छोड़कर अन्य कोई वर्ण है, र को छोड़कर अन्य कोई वर्ण, जैसे कि यहाँ पे न है, यहाँ पे अ है, यहाँ पे म है, तो र को छोड़कर अगर अन्य कोई वर्ण आए तो अहन किस में परिवर्तित हो जाता है, अहर में। अहन किस में परिवर्तित हो जाएगा, अहर में। ठीक है, अब एक बार पढ़ देता हूं पूरा का पूरा। अहन की संधि के बारे में पढ़ रहे हैं, 19वां नियम है व्यंजन संधि का। अहन शब्द के बाद अगर र आए तो वो अहन किस में चेंज हो जाएगा, अहो में, जबकि अहन संधि के अहन शब्द के बाद र के अलावा कोई और वर्ण आए, र के अलावा कोई और वर्ण आए तो फिर अहन किस में चेंज हो जाएगा, अहर में चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अहन प्लस निशा है, ना क्या है, र के अलावा आने वाला स्वर है, तो अहर
निशा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे अहर प्लस निशा है यहाँ पे ना, तो अहर प्लस अहन प्लस निशा है यहाँ पे, तो अहन के जगह क्या आएगा बोला अहर। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि अहर निशा, ऐसा नहीं हो सकता है कि ऑप्शन में आपको अहर निश ना दिया रहे तब आपको देगा अहर निशा, लेकिन अहर अहन प्लस निशा का संधि क्या होता है, इस चीज को विशेष ध्यान रखिए। आ की मात्रा लोप हो जाता है सा में, ये आपका किसी न किसी रूप में अपवाद के रूप में मिलेगा ये सब चीजें। अहर निश का संधि विच्छेद क्या होगा, अहन प्लस निशा, अहन प्लस अहन। अब पहले वाले अहन को आप किस में चेंज किए हो, अहर में। अब उसके बाद जो अह है जो बाद में आने वाला है, उस अह के जगह में सिर्फ क्या आएगा, ह। तो अहन प्लस अहन क्या हो गया, अह रह, अहन प्लस मुख, अहर मुख ना है ना यहाँ पे। अब देखो कहां पे मैं क्या किया हूं, हर जगह में क्या है, स्वर रहित ना है, तो उसके जगह में स्वर रहित रा ही आ रहा है, स्वर रहित रा आया, स्वर रहित रा। अब इसमें देखो ये क्या है, रा तो आना था यहाँ पे, रा तो आएगा स्वर रहित, लेकिन वह र इस अ के साथ संधि करके क्या बना लिया, पूरा र बना लिया, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, अहर पूरा आया, बचा क्या, हा, तो ये ह लिखा। अब ये ना का लोप हुआ, क्यों लोप हुआ, क्योंकि यहां पर भी क्या हो रहा है, अहन में ना का लोप हो रहा है। ठीक है क्या, इतना चीज। अहन मुख, ना की जगह क्या आएगा बोले, ना की जगह अधर आएगा, अहर मुख। यहां पर अहन प्लस रूप है, अब ये तो र वाला है, तो अहन ना का लोप हुआ, ओ की मात्रा आएगा अहो करके, तो अहो रूप। ठीक है, अब आते हैं हम लोग विसर्ग संधि में। तीसरा संधि है अपना, सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग, स्वर संधि पढ़े थे। स्वर संधि के 5 प्रकार, फिर उसके बाद व्यंजन संधि किए, 3-4 क्लास तक गए है ये। थोड़ा सा ज्यादा नियम थे यहाँ पे, और उन सब नियमों में बंधे हुए हैं सभी संधि। आपको कोई भी नियम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बार बार एग्जाम्पल्स को पढ़िए, नियमों के साथ पढ़िए, नियमों के साथ पढ़िए, अपने आप को नियम याद होंगे। नियम को रटते मत बैठिए, आपको अगर रटना है तो उन एग्जाम्पल्स को रटिए, ताकि, और एग्जाम्पल्स को रटना इसका मतलब यह है कि उसको पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न रिपीट होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर है विसर्ग संधि के बारे में जानते हैं, तो विसर्ग संधि की परिभाषा में चलते हैं। सबसे पहले विसर्ग संधि किसे कहते हैं, पहली बात तो ये, तो किसी विसर्ग का, ध्यान से सुनिएगा, किसी विसर्ग का स्वर या फिर व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। किसी विसर्ग का चिन्ह, अब मैं बताया था कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11। स्वर वर्ण के बाद 2 वर्ण और बचे थे, अंग और अह। अंग और अह में अंग को आप अनुस्वार वर्ण बोलते हो, जबकि अह करके था वही क्या है आपका विसर्ग वर्ण। अह क्या है, विसर्ग वर्ण। अंग और अह की बात कर रहे हैं, अंग क्या है, अनुस्वार, जबकि अह क्या है आपका विसर्ग। तो विसर्ग का चिन्ह क्या है, 2 डॉट ना, 2 डॉट। किसी शब्द के सामने मैं 2 डॉट लगा रहा हूं इस प्रकार का, तो वो किसको संबोधित कर रहा है, विसर्ग को संबोधित कर रहा है। तो विसर्ग का किसी स्वर वर्ण या फिर व्यंजन वर्ण से मेल होने पर, व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह विकार क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। ये एक छोटी सी परिभाषा होगी किसकी, विसर्ग संधि। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोला कि विसर्ग का किसी स्वर से या किसी व्यंजन से मेल होगा, तो सबसे पहली बात तो ये आपको पता है कि 11 स्वर होते हैं। ठीक है, 11 स्वर होते हैं। उन 11 स्वर और क्या है, व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन ना। मूल व्यंजन कितने हैं, 33 ही हैं। तो 11 प्लस 33, 11 प्लस 33 वर्णों के साथ संयोग कर सकता है कौन, विसर्ग। ठीक है, अब हम पूरे के पूरे 11 प्लस 33 अर्थात 44 वर्णों को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन इंपॉर्टेंट हैं, कहां से प्रश्न आते हैं, उन्हीं सब चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर भी विसर्ग संधि में पूरा आपको मिलेगा, सब चीज नियमों में बंधा हुआ। मैं स्टार्ट कर रहा हूं नियम फर्स्ट से, इसके उदाहरणों को फिलहाल
आप यहाँ पे देखिएगा मैं क्या लिखा हूं, यहाँ पे क ख ग घ अंगा, मैं क्या लिखा, वर्णमाला ही लिखा हूं। कहां तक लिखा, क च ट त प। इसको पहले वाले लाइन को आप लोग क्या बोलते हो, कंठ वर्ण है ये। दूसरा वाला क्या है, तालव्य है। तीसरा वाला कंठ। अब कैसे देखो, सबसे अंदर में कंठ है, फिर तालु का स्थान आता है, फिर किसका आता है, मूर्धन्य का आता है। मूर्धन्य के बाद आपके दंत का आता है, दंत के बाद आता है ओष्ठ का। तो इसी हिसाब से हम लोग इसको याद किए थे। तालव्य के बाद क्या है, मूर्धन्य। ठीक है, जहां पे दांत का जड़ होता है उसको क्या बोलते हो आप, मूर्धन्य। फिर क्या है, दंत्य है, दंतव्य करके बोल सकते हैं इसको। फिर क्या है, ओष्ठ। होठों के माध्यम से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन वर्णों को हम लोग क्या बोलते हैं, ओष्ठ्य वर्ण। अब ये जो य र ल व है वो क्या है, अंतस्थ है। य र ल व क्या है, अंतस्थ है। इसके लिए अलग से नियम पढ़ेंगे, है ना, ये नियम नहीं है अभी फिलहाल आज के क्लास में। स स स हाँ, जिसमें से मैं बताया था कि ये जो स है ये क्या है आपका सर, ये क्या शक्कर का स ना, शक्कर का स तालव्य सकार है, मतलब तालव्य स है, तालव्य स। इस स को उच्चारित करते समय आपका जीभ किससे टच होता है, ये टच होता है किससे, तालु से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तालव्य स। जबकि ये क्या है, मूर्धन्य स है। ये क्या है, मूर्धन्य स है। जबकि इस स को आप दांत के माध्यम से उच्चारित करते हो, इसलिए सरोता का स क्या है, दंत्य सव्य या दंतव्य करके बोलते हैं। तो ये दंत्य है ना, ध्यान रखिएगा। अब मैं चलता हूं नियमों में, नियम को कैसे कैसे अरेंज किया गया है। तालु से स्टार्ट किया, तालु हो गया, मूर्धन्य हो गया, फिर आएगा दंतव्य। ये भी है, क्या चीज है, स क्या है, तालव्य स। ये वाला क्या है, मूर्धन्य स। और ये क्या है, दंत्य या दंतव्य स। तो अब पहला नियम में चलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या लिखा है, कोई भी स्वर वर्ण होगा, कोई भी स्वर वर्ण, अ आ ई उ ऋषि करी ए ओ औ, यहां तक 11 में से कोई भी स्वर और उसके साथ क्या लगा रहेगा, अह की मात्रा, मतलब कि विसर्ग की मात्रा, उसके साथ क्या लगा है, विसर्ग की मात्रा लगा हो, और वो मेल करे मतलब दूसरा शब्द, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर तालव्य वर्ण है। अब तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, तालव्य वर्ण भी ध्यान से देखिएगा। तालव्य वर्ण च छ ज झ या, ये त्र नहीं है, या है ना, च छ ज झ। तो तालव्य वर्ण कौन से तालव्य वर्ण, पहला दूसरा तालव्य वर्ण, या फिर कौन सा तालव्य स, तालव्य स कौन सा है, शक्कर का स। तो इस नियम में हम बात करेंगे च छ स। तालु से जो उच्चारित होने वाले हैं उसमें से च छ और स के साथ अगर मेल करेगा कौन, कोई भी स्वर, जो कि स्वर, कोई भी स्वर और उसके आगे क्या लगा रहेगा, विसर्ग, वो मेल करेगा किससे, च छ या स से, अर्थात तालव्य वर्ण। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, तालव्य स आ जाता है, विसर्ग के स्थान पर तालव्य स आएगा। अब देखो ये स्वर रहित स है ना, स्वर रहित स आएगा। ठीक है, अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यहां पे लिखो मैं नी प्लस शुल्क, नी प्लस शुल्क। तो नी है, नी कैसे बना है, हलंत ना, है ना, स्वर रहित ना प्लस छोटे ई की मात्रा, छोटे ई की मात्रा मतलब कि स्वर आया। तो स्वर का मेल हुआ किससे, विसर्ग से। तो यही तो लिखे, कोई भी स्वर प्लस विसर्ग, तो स्वर का मेल हुआ यहाँ पे किससे, विसर्ग से। अब उसके बाद क्या लगा हुआ है, च छ स में से क्या लगा हुआ है, यहाँ पे स लगा हुआ है ना, तो शुल्क है। तो ये जो विसर्ग है वो विसर्ग गायब हो जाएगा, ये वाला विसर्ग गायब हो जाएगा संधि होने के पश्चात ना, विसर्ग गायब हो जाएगा और उसके जगह में आ जाएगा तालव्य स। अब ये विसर्ग तो गायब हुआ, इसके जगह में क्या आएगा बोला, तालव्य स। लेकिन पूरा का पूरा स नहीं आएगा, वो आएगा स्वर रहित स। किसके जगह में, विसर्ग के जगह में। तो नी का नी लिखे, शुल्क का शुल्क लिखे, विसर्ग के जगह में क्या आया है, तालव्य स आएगा करके बोले। तो ये क्या हो गया, तालव्य स, स्वर रहित स है। और अब भी मैं बोला था कि शब्दों के बीच में अगर स्वर रहित वर्ण को आप प्रयोग में लाते हो तो उसको आप आधे शब्द के रूप में प्रयोग में लाते हो। तो ये क्या किया, मैं आधे शब्द के रूप में प्रयोग में लाया। तो क्या चीज समझ में आया कि निःशुल्क, निःशुल्क कौन से संधि का उदाहरण है, तो निःशुल्क है विसर्ग संधि का उदाहरण। निःशुल्क का संधि विच्छेद क्या होगा,
तो निह प्लस शुल्क होता है, या उल्टा बोलेगा आपको, निह प्लस शुल्क का संधि क्या होगा, तो वो होगा निःशुल्क। आगे बढ़ते हैं। वैसे निह प्लस चय है, निह प्लस चय, फिर आया च, बोले ना च छ या स में से कोई भी वर्ण हो उसके साथ विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, स में। तालव्य स में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा, तो वो आएगा स्वर रहित स आएगा। ठीक है, तो विसर्ग की जगह में क्या आ गया, स आ गया। आधा सा स्वर रहित मतलब नी का नी लिखे और चय का चय, नी का नी और ये चय का चय, बीच में क्या आ गया स। तो निश्चय का संधि विच्छेद क्या हुआ, निह प्लस चय हुआ। वैसे निश्चल का संधि विच्छेद निह प्लस छल होगा। निश्चिंत का निह प्लस चिंत, चिंता से मुक्त रहो, जो कि मैं लास्ट में बोलता हूं। ठीक है, चिंता से मुक्त रहिए। अंतः प्लस चक्षु, तो क्या होगा, अंतस चक्षु। ठीक है, या उल्टा बोलेंगे, अंतस चक्षु का संधि विच्छेद क्या होगा, अंतः प्लस चक्षु। फिर है मनश्चेतना, मनः प्लस चेतना। निश्वास, ये बहुत बार आया एग्जाम में, निश्वास ना, निश्वास। तो ये जो स है आधा सा, वो स किसके जगह में आया है, विसर्ग के जगह में आया है। मतलब कि निह प्लस श्वास का संधि क्या होगा, निश्वास होगा। ठीक है, अब आठवां आपको दिख नहीं रहा होगा, ये बहुत बार आया एग्जाम में, दुशासन के बारे में बहुत बार आया हुआ है। तो दुशासन, ठीक है, दुशासन या फिर दुशासन। अब इसको दो रूपों में मिलेगा, आपको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ये दो रूपों में मिलता है। जैसे कि मैं क्या किया हूं, मैं क्या किया, ये निह प्लस श्वास है, तो इसके जगह में क्या लिखा, निश्वास लिखा हूं। ये क्या है, विसर्ग की जगह में क्या आया है, स की मात्रा आया है। यहां पर मैं क्या किया, दु प्लस शासन है, तो वो आपको दु प्लस शासन करके भी लिख के दे देता है। ठीक है, या इसके जगह में हम लोग नियम के अनुसार चले तो इसके जगह में क्या लिखेंगे, दु स, आधा सा आ जाएगा। यहाँ पे आधा सा आया है, क्यों आया है, विसर्ग के कारण आया है, विसर्ग के जगह में आया है। क्यों आया है, तो नियम के अनुसार आया है। क्या नियम के अनुसार आया है कि दु में उ की मात्रा लगा हुआ है, उ हो गया एक स्वर, स्वर के बाद क्या आया आपका, विसर्ग की मात्रा, विसर्ग के बाद क्या आया है आपका, स आया है। कौन सा स, तालव्य स। तो ऐसे योग नियम के लिए मैं जानता हूं कि विसर्ग के जगह में क्या आ जाता है, सकार का आगमन हो जाता है। कौन से सकार का, तो तालव्य सकार। जब विसर्ग है तो विसर्ग के जगह में आएगा आपका स्वर रहित स। तो यहां पे आएगा दो, जैसे आपको जो दिख रहा है वो क्या है, स है, आधा स। फिर है कोई भी स्वर, दूसरा नियम ना। अब देखो क्या क्या किए, च छ, तालव्य च छ के बारे में डिस्कस किए। उसके साथ तालव्य उष्म व्यंजन कौन सा है, तालव्य उष्म व्यंजन था शक्कर का स। अब डिस्कस करेंगे मूर्धन्य। जब यहाँ पे च छ के बारे में बात किए तो इसके आगे के नियम में हम बात करेंगे ट ठ, दो वर्णों के बारे में। अब ये ट ठ मूर्धन्य तो हो गए, अब मूर्धन्य स कौन सा होता है, मूर्धन्य स होता है षटकोण का स। सब नियम में क्या हो रहा था, सब नियम में जो विसर्ग है, विसर्ग की जगह क्या आ रहा था, तालव्य स। तो इस दूसरे नियम में भी क्या आएगा, विसर्ग के जगह अब आएगा मूर्धन्य स। समझ रहे हैं क्या इतनी चीजों को, ट ठ और स का मेल होना है किसके साथ, कोई भी स्वर प्लस विसर्ग। यहां पर बस क्या आ जाएगा, ट ठ, जैसे कि यहां पे लिखा हूं ट ठ और स, ये सब क्या है, मूर्धन्य वर्ण है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाता है, मूर्धन्य स आता है। ठीक है, यहां पे आया था आपका तीसरा वाला स, यहां पर है ना स, च छ, तीसरे नंबर पे स, वही क्या आया, विसर्ग के जगह में आएगा। यहां पर भी ट ठ स, तो स इन तीनों के जगह में क्या आ जाएगा, मतलब सॉरी विसर्ग के जगह में क्या आ जाएगा, षटकोण का स आ जाएगा। अब उदाहरण से और समझते हैं। ये तीन ही उदाहरण है जिसको आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है धनुष टंकार, तो ये क्या होगा, धनु प्लस टंकार। क्या हुआ, देखो संधि करने से ये विसर्ग है और सामने में क्या दिख रहा है, ट दिख रहा है ना। ट, मैं मेरे दिमाग में घंटी बजा, ट ट कौन सा है, मूर्धन्य वर्ण है, ट हो गया और ठ हो गया। दूसरा शब्द का पहला वर्ण कैसे दिख रहा है, ट है, ट आया। मैं जान रहा हूं कि इधर क्या लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है, और स्वर के बाद क्या लगा हुआ है, विसर्ग प्लस
ट आया है तो मैं जानता हूं नियम के अनुसार इस विसर्ग के जगह में क्या होगा, मूर्धन्य स का आगमन होगा, मूर्धन्य स का आगमन। तो विसर्ग के जगह में आएगा स, लेकिन कौन सा स, षटकोण का स। अभी तक बोल रहे थे कि विसर्ग के जगह में हलंत लिए हुए वर्ण का आगमन होता है। ठीक है, हलंत लिए हुए वर्ण को कभी भी आप शब्दों के बीच में फिट कर रहे हो तो आप उसको आधा शब्द के रूप में भी, मतलब आधा वर्ण के रूप में भी लिख सकते हो। जैसे कि स को मैं कैसे लिखा, आधा वर्ण के रूप में। ठीक है, वैसे ततः प्लस ठकार, ततष्ठकार, ततः प्लस ठकार क्या हो गया, ततष्ठ कार हुआ। चतुः प्लस षष्ठी, चतुष्षष्ठी, चतुः प्लस षष्ठी, चतुष्षष्ठी। अब यहाँ पे एक विशेष बात है, देखो ध्यान से, चतुः प्लस षष्ठी और षष्ठी को हम लोग इसके पहले के नियम में किसमें बोल रहे हैं, व्यंजन वर्णों के, सॉरी व्यंजन संधि के नियमों में ही षष्ठी के बारे में भी विच्छेद किए थे। अब इसको क्या किए थे, षष्ठी को सस प्लस थी ये हुआ था, जिसमें थ के जगह में संधि होने के बाद क्या हो जाता था, थ के जगह में ठी आ जाता, थ के जगह में ठ का आगमन हो जाता था। तो इसको मैं अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो संधि विच्छेद क्या होगा, एक तो है चतु प्लस षष्ठी, चतुष्षष्ठी का संधि विच्छेद क्या हुआ, चतु प्लस षष्ठी। और इसका और संधि विच्छेद क्या हो सकता है, चतुः प्लस सस प्लस थी, चतुः प्लस सस प्लस थी। ठीक, इतना चीज। अब दोनों में से सही कौन सा है, चतु प्लस षष्ठी सही है कि चतुः प्लस सस प्लस थी सही है। तो मैं बोलूंगा कि दोनों सही हैं, लेकिन आपको दोनों ऑप्शन में रहा तो आप लगाओगे कौन सा आंसर, चतुः प्लस सस प्लस थी। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि संधि में जितना आप उन शब्दों को संधि विच्छेद के रूप में तोड़ सकते हो उतना ही अच्छा होता है। इसलिए चतु प्लस सस प्लस थी ज्यादा उचित होगा किससे, चतुः प्लस षष्ठी से। हैं दोनों सही, लेकिन दोनों में से ज्यादा सही कब हो जाएगा, जब दोनों ऑप्शन में आएंगे तो जितना ज्यादा विच्छेद हुआ है वही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब एक चीज का विशेष ख्याल रखिएगा, विसर्ग का नियम यही है कि आप पढ़े हो अंक और अह, अंक और अह को आप बोले हो अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण जो कि हमेशा किसके साथ वहन होते हैं, हमेशा स्वर के साथ वहन होते हैं ना, व्यंजन के साथ वहन नहीं होते, व्यंजन के साथ वहन नहीं होते। मैं जो बात बोल रहा हूं उस बात पे दिमाग को जोड़ डालिए, व्यंजन के साथ वहन नहीं होते। कौन वहन नहीं होते, विसर्ग वहन नहीं होते। तो किसके साथ वहन होंगे, तो वो वहन होंगे सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, स्वरों के साथ। इसलिए देखना कभी भी आप विसर्ग का चिन्ह लगा रहे हो तो विसर्ग से पहले आपको क्या मिलेगा, स्वर मिलेगा। ना स्वर नहीं है, लेकिन ना के बाद क्या आया हुआ है, ई की मात्रा ना, नी कैसे बना, आधा ना है ना, स्वर रहित ना प्लस छोटे ई की मात्रा से बना है। तो छोटा ई तो बाद में है ना, तो छोटा ई बाद में है और उसके बाद में है विसर्ग। तो छोटे ई के साथ आया कौन, ये विसर्ग। तो किसके साथ बहा, किसके साथ वहित हुआ विसर्ग, तो वो वहित हुआ है ई की मात्रा के साथ यहाँ पर। वैसे यहां पर भी ई की मात्रा, ई यहां पर अ की मात्रा के साथ। ठीक है, अंतः में तह आया ना, तो तह कैसे बना है, आधा तह प्लस अ के रूप में। मना यहां पर भी अ, यहां पर भी ई, तो स्वर के साथ वहित होते हैं कौन, विसर्ग। ठीक है, आगे चलते हैं, कहां तक बोले, ये 3 नियम हो गए। अब हम लोग क्या कर रहे थे, तालव्य पहला दूसरा वर्ण, मूर्धन्य पहला दूसरा वर्ण, नियम पढ़ लिए। और तालव्य इसके साथ कौन सा आ रहा था, सा, इसके साथ मूर्धन्य के साथ ट के साथ आया आपका षटकोण का सा। दंतव्य में पहला दूसरा कौन सा है, त और था, उसके साथ में किसको लूंगा, स को लूंगा। दंतव्य स को लेना है मेरे को, तो यह है तीसरा। कोई भी स्वर हो फिर विसर्ग त था, उसके साथ क्या हो, स, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, तीसरा ही हो जाएगा स। यहां पर पहले में आपका शक्कर का सा आया, दूसरे में षटकोण का सा आया, तो तीसरे में क्या आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा सरोता का सा। फिर से देख लेते हैं, निस्तार है, निस्तार, निस्तार का क्या होगा, संधि विच्छेद, नि प्लस तार। वैसे दुष्टकार तो दुह प्लस थकार, देख रहे हो, ताया थाया बोले ना, त और था के साथ मेल हो। या यहाँ अब ते कैसे आगे करके मत बोलिएगा, ते में भी कौन सा वर्ण छुपा हुआ, त है,
तो नमः प्लस ते, नमस्ते बहुत बार है एग्जाम में, जितने भी यहाँ उदाहरण है उसको अच्छे से पढ़िएगा, ये सब बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। दुस्साहस है, दुस्साहस है ना, तो वहां पे क्या आएगा, दुस्साहस के जगह में दुह प्लस साहस, दुस्वप्न में दुह प्लस स्वप्न। इस विसर्ग की जगह में क्या आएगा, आधा सा। क्यों आया आधा सा, क्योंकि मेल होने वाला वर्ण क्या दिख रहा है आपको, मेल होने वाला वर्ण आपको दिख रहा है दंतव्य स दिख रहा है, ये दंतव्य स ही है, ठीक है। तो दुस्वप्न, दुस्साहस का दुस्साहस, फिर है नि प्लस स्वार्थ, निस्वार्थ। चंद्र प्लस तम, त आया है तो चंद्र तम, चंद्रस्तम। अंतः तल, त आया अंतस्तल, अंतस्तल। ये हो गए 3 नियम जो कि आपको दिमाग में आप सोए सोए भी आप पढ़ोगे तो याद आ जाएंगे। च छ स, ट ठ स, त थ स। आगम किसका होगा विसर्ग के जगह, च छ स में आगम होगा विसर्ग के जगह तालव्य स का। ट ठ स में आगम होगा किसका, मूर्धन्य स का ही विसर्ग के जगह में। वैसे ही त थ और स में आगम होगा, ठीक है, किसका आएगा, कौन आएगा उसके जगह में, विसर्ग के जगह में कौन आएगा बोल रहा हूं, तो वो आएगा स आएगा। कौन सा सा, स्वर रहित स, ठीक है, दंतव्य स के बारे में। अब एक बार आगे चौथे नियम में चलते हैं। आ के अलावा स्वर, यहां पर क्या किए, कोई भी स्वर ना, 3 नियम पढ़े जिसमें कोई भी स्वर के बारे में बात किए। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, आ के अलावा कोई स्वर हो और उसके साथ लगा हो विसर्ग की मात्रा, फिर वो किससे मेल करे, क ख। किसको किसको छोड़े थे ध्यान से देखिएगा। आप स्पर्श व्यंजन में च छ ट ठ त थ की बात कर चुके हो, बचा कौन, क ख प फ, है ना, पहला दूसरा को लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, तो क ख बचा और प फ बचा। तो ध्यान रखिएगा क ख और प फ जब विसर्ग संधि में शब्द दूसरे शब्द का पहले वर्ण के रूप में प्रयोग किए जाएंगे, तब उसमें जो पहला शब्द है, पहले शब्द में स्थित विसर्ग अ और आ स्वर के अलावा अन्य स्वर के साथ मेल करता है। यही तो बोले, अ के अलावा स्वर हो प्लस विसर्ग हो और उसके साथ क्या जुड़े, क ख प फ, तो विसर्ग के जगह क्या आ जाता है, मूर्धन्य स आ जाता है। अब कुछ नहीं है, सिर्फ उदाहरण है, देखते हैं। ये क्या है, निह, निह में कौन सा स्वर छुपा हुआ है, ई के बाद क्या आया, स्वर चिन्ह आया। उसके बाद क्या है, देख रहे हो, कपट में क आया है। नियम के अनुसार क ख प फ अगर रहे तब क्या होगा, इस विसर्ग के जगह में कौन सा चिन्ह आ जाएगा, षटकोण का स वाला। अब निष्कपट, नी प्लस कपट बराबर क्या होगा करके आपको पूछेगा एग्जाम में। अब तीनों देंगे आपको, निष्कपट कौन सा, तालव्य स भी रहेगा वहां पे, मूर्धन्य स भी रहेगा, दंतव्य स भी रहेगा। तो आप नियम को जब तक यहाँ पे नहीं समझे रहोगे और पढ़ के नहीं गए हो, अगर नियम को छोड़ो, पढ़ के नहीं गए इन शब्दों को, तो आप तीनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। नी प्लस कपट क्या होगा, निष्कपट, लेकिन ये जो स है वो कौन सा है, षटकोण का स। क्यों आया वो स, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क और नियम जैसे बोला है उस नियम के अनुसार क्या आया, यहाँ पे साया विसर्ग के जगह। दुह प्लस कर क्या आ जाएगा, दुष्कर, दुह प्लस कर्म, दुष्कर्म। आवि प्लस कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया, आवि प्लस कार, आविष्कार, आवि प्लस कार, आविष्कार। नि प्लस कारण, निष्कारण, ठीक है, सब जगह दिख रहा है आपको। क वाला ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। फिर है प फ फ, फिर यहाँ पे और आया है प। तो नि प्लस पाप, निष्पाप, चतु प्लस पाद, चतुष्पाद। हर विसर्ग के जगह में क्या आ रहा है, षटकोण का स अर्थात मूर्धन्य स का आगमन हो रहा है। नि प्लस फल, निष्फल, चतु प्लस फलक, चतुष्फलक, चतु प्लस पथ, चतुष्पथ। तो आज इतना सारा है, 4 नियम पढ़े हम लोग विसर्ग संधि में। 4 के बाद अच्छे से पढ़िएगा इन सभी नियमों को, और इसके आगे की क्लास में हम लोग 5वें नियम से आगे बढ़ेंगे। 1-2 क्लास में पूरा का पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लगभग 2 क्लास में। तो क्लास को जितना भी आप पढ़ रहे हो उसको प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं बनाओगे तो चीजें अधूरी रह जाएंगी। कभी कभी देखो क्या होता है, आप किसी चीज को अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है कि इतना सा चीज याद नहीं रहेगा क्या। कई बार होता है ना, आप ही के साथ नहीं, मेरे साथ भी हुआ है।
और हर टीचर के साथ भी ये चीज हुआ रहता है। वो कहीं ना कहीं इस ओवर कॉन्फिडेंस को कभी ना कभी अपने पढ़ाई के दरमियान उसको फेस करके निकला रहता है, फिर अखरता है बाद में। तो इसलिए क्या है, आप नोट कीजिए उसको। नोट नहीं करोगे और आप जो नोट किए हो उसको पढ़ोगे नहीं बार बार, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी और आपको एग्जाम में दिक्कत आने वाला है फिर। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जहां पे हम लोग इसके आगे के नियमों के बारे में डिस्कस करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, चिंता मुक्त रहिए, जो भी होगा सब अच्छा होगा, बस पढ़ते रहिए। धन्यवाद।